नमस्कार दोस्तों कोहिनूर के बारे में हम लोगों ने बहुत सी बातें सुन रखी हैं। हम में से कई लोगों ने ऋतिक रोशन की बैंग बैंग मूवी भी देखी है जिसमें वो कोहिनूर चुराते हैं। और सच कहूं तो ये मूवी देखकर मुझे तो ऐसा लगा था कि यार काश ऋतिक रोशन ने सही में कोहिनूर चुरा ही लिया होता। आप लोगों में से किस किस को एग्जैक्टली यही वाली फीलिंग आई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कोहिनूर के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि क्या कोहिनूर को वापस अपने देश लाया जा सकता है और आज के दिन कोहिनूर की वैल्यू कितनी है। अधिकतर हिस्टोरियंस का मानना है कि कोहिनूर को 1100 से 1200 ईस्वी में आज के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गोलकोंडा के कोलर की खदान से निकाला गया था। उस समय इस क्षेत्र पर काकातिया डायनेस्टी का राज हुआ करता था। अपने ओरिजिनल स्वरूप में कोहिनूर 186 कैरेट का था और निश्चित तौर पर यही बात इसे एक असाधारण हीरा बनाती थी। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर को वारंगल में स्थित एक मंदिर में देवी मां की आंख के स्थान पर सजाया गया था। 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तब खिलजी के सिपह सलार मलिक कफूर की नजर कोहिनूर पर पड़ी और इस तरह कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के पोजीशन में आ गया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहा। 1526 में हुए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीत के बाद मुगल सम्राट बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर न सिर्फ उससे दिल्ली का तख्तोताज छीना बल्कि अब कोहिनूर भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। ऐसा कहते हैं बाबर कोहिनूर को पाकर इतना मंत्रमुग्ध था कि उसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में कोहिनूर को डायमंड ऑफ बाबर कहकर संबोधित किया था। बाबर ने कोहिनूर की तारीफ में यह तक कह दिया था कि कोहिनूर इतना बेशकीमती है कि आधी दुनिया का एक दिन का खर्च सिर्फ कोहिनूर से चल सकता है। बाबर की मृत्यु के बाद ये नायाब हीरा हुमायूं को मिला जिसने उसे ऑलमोस्ट खो ही दिया था। हुमायूं एक बार जब ईरान में थे तो नदी के किनारे वो अपनी हीरो और जवाहरातों से भरी पोटली वहीं छोड़कर चले गए थे जिस पर एक लड़के की नजर गई। हुमायूं की किस्मत अच्छी थी कि उस लड़के ने हुमायूं को वो पोटली वापस कर दी। इस पोटली में वो नायाब कोहिनूर भी था। हुमायूं के बाद सक्सेसिव जनरेशन से पास होते हुए कोहिनूर शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां की पारखी नजरों ने हीरे की चमक देखकर ये भांप लिया था कि ये एक नायाब हीरा है, तो उन्होंने उसे उसकी सही जगह यानी कि पीकॉक थ्रोन पर लगवाया, जिससे कि पीकॉक थ्रोन की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। पीकॉक थ्रोन को ऑर्नामेंटल थ्रोन या तख्ते मयूरासन भी कहा जाता था और इसे रेड फोर्ट के दीवाने खास में लगाया गया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पीकॉक थ्रोन के साजो सज्जा पर इतना खर्च किया गया था जिससे 2 ताजमहल बन सकते थे। वाकई पीकॉक थ्रोन मुगलई वैभव का शानदार प्रतीक था। औरंगजेब के शासन के समय फ्रेंच ट्रैवलर और जेम मर्चेंट जीन ट्रेवर्नर का हिंदुस्तान आना हुआ। वो औरंगजेब के अच्छे मित्र थे और जब औरंगजेब ने उन्हें कोहिनूर को दिखाया तो उन्होंने कोहिनूर का चित्र बनाया और इस तरह पहली बार कोहिनूर का चित्र बनकर सामने आया। 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के समय ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच करनाल में युद्ध हुआ और इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को बड़ी आसानी से हरा दिया। जीत के बाद नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। उसकी लूट का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि लूटे गए खजाने को ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की आवश्यकता पड़ी। लूटे गए खजाने में पीकॉक थ्रोन और साथ ही उसमें जड़ा कोहिनूर भी चला गया। यहाँ पर आपको बता दें कि कोहिनूर को इसका ये खूबसूरत नाम भी नादिर शाह ने ही दिया था। असल में फारसी भाषा में कोह शब्द का अर्थ होता है माउंटेन और नूर शब्द का अर्थ है लाइट। तो इस तरह इस नायाब हीरे को उसका नाम मिला कोहिनूर यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट। इसके कुछ समय पश्चात 1747 में नादिर शाह की ईरान में हत्या कर दी जाती है और इसके बाद नादिर शाह का सिपह सलार अहमद शाह दुर्रानी कोहिनूर को हत्या लेता है। इसके बाद अहमद शाह ने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी की नींव रखी। अहमद शाह को ही प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का फाउंडर माना जाता है। 1813 में दुर्रानी शासक शाह शुजा को जब अफगानिस्तान से भागना पड़ा तो वो मदद मांगने के लिए पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह के पास गया।
महाराजा रंजीत सिंह की मदद से शाह शुजा एक बार फिर से अफगानिस्तान का शासक बन गया और उपहार स्वरूप उसने कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह को भेंट कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को बहुत संभाल कर रखा और उन्होंने उसे अपने बाजूबंद में अटैच करवा लिया था, जिसे वो खास ओकेजन्स पर पहना करते थे। अपने आखिरी समय में महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भेंट देने की इच्छा जाहिर की, मगर उनके खजांची बेरी राम ने उनके आदेश का पालन नहीं किया और इस तरह कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद भी पंजाब शासन की संपत्ति बना रहा। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब की सत्ता को लेकर खूनी संघर्ष का दौर चला, जिसमें पंजाब ने 4 साल में 4 शासक देखे। इस वायलेंट पीरियड के अंत में सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंदन कौर और उनका बेटा दुलीप सिंह बचे थे, जो उस वक्त मात्र 11 साल के थे। अब पंजाब की कमान दुलीप सिंह के हाथों में थी। इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य देश के बड़े हिस्सों तक फैल चुका था और कोहिनूर की अद्वितीय सौंदर्य की खबर छनते छनते अंग्रेजों तक पहुंच चुकी थी। 1849 में रानी जिंदन कौर को जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर को अमेंड कराते हुए एक नई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाई, जिसमें यह जिक्र था कि महाराज के सारे एसेट्स, जिसमें कोहिनूर का खास जिक्र था, उसे पंजाब के महाराजा इंग्लैंड की क्वीन को सौंप देंगे। 11 साल के दुलीप सिंह और कर भी क्या सकते थे और इस तरह कोहिनूर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। जुलाई 1850 को क्वीन विक्टोरिया को एक खास समारोह में कोहिनूर भेंट किया गया और ऐसा कहा जाता है कि जब रानी ने कोहिनूर को देखा तो उसकी चमक पर वो मोहित हो गई, मगर उन्हें उसका शेप पसंद नहीं आया। तो उनके पति प्रिंस एल्बर्ट ने ब्रिटिश और डच डायमंड एक्सपर्ट से कोहिनूर को रीशेप करवाया और आखिर 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद कोहिनूर को एक ओवल कट शेप में ढाला गया। कोहिनूर अब 186 कैरेट की जगह केवल 105.6 कैरेट का रह गया था और अगर उसकी साइज की बात करें तो कोहिनूर अब सिर्फ 3.6 सेंटीमीटर बाय 3.2 सेंटीमीटर बाय 1.3 सेंटीमीटर का ही रह गया था। उसका वेट भी 38 ग्राम की जगह बस 21 ग्राम हो गया था, मगर बावजूद इसके कोहिनूर की चमक में कोई फर्क नहीं आया था। उसकी चमक बिल्कुल पहले जैसे बरकरार थी। तो इस तरह कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया के सर का ताज बन चुका था और ये परंपरा आगे भी जारी रही। 1902 में क्वीन अलेक्जेंड्रा ने कोरोनेशन के समय कोहिनूर जड़ित ताज को पहना था और उसके बाद 1911 में क्वीन मैरी की ताजपोशी के समय कोहिनूर को एक नेट क्राउन में ट्रांसफर करवाया गया और फिर उसके बाद 1937 में क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर ने कोहिनूर को अपने कोरोनेशन के समय पहना था। आज के दिन वो क्राउन और कोहिनूर बाकी क्राउन ज्वेल्स के साथ टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में देखा जा सकता है। टावर ऑफ लंदन फॉर्मली एक रॉयल पैलेस है जिसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और लोग यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स को नजदीक से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो कि क्या मौजूदा क्वीन एलिजाबेथ II ने कभी कोहिनूर जड़ित क्राउन पहना है, तो इसका जवाब है नहीं। उन्होंने ये क्राउन कभी नहीं पहना है और उनकी माँ क्वीन एलिजाबेथ वो आखिरी रॉयल मेंबर थी जिन्होंने कोहिनूर स्टडेड क्राउन पहना था। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे कोहिनूर आंध्र प्रदेश के खदानों से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, दोबारा भारत होते हुए फाइनली ब्रिटेन पहुंच जाता है और तब से अब तक वहीं पर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोहिनूर को उसकी सही जगह यानी कि भारत वापस लाया जा सकता है, या यूं कहें कि क्या कोहिनूर की घर वापसी हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे। फ्रेंड्स, शुरू से ही कोहिनूर हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। मैं अपने बचपन में अपने पिता से पूछती थी कि अगर कोहिनूर हमारा है तो उसे वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। शायद आप लोगों में से भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने लॉस्ट ट्रेजर एंड आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने का प्रयास नहीं किया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 1976 से लेकर अब तक हमने फॉरेन पोजीशन से 216 एंटिक्विटीज रिट्रीव किया है और इसमें भी लगभग 75% मौजूदा केंद्रीय सरकार के सतत प्रयास का ही परिणाम है। मगर लगता है कि कोहिनूर कोई दूर है। एक गौर करने वाली बात यह है कि इन 216 एंटिक्विटीज में से अधिकतर वो मूर्तियां और शिल्पकृति हैं जो आजादी के बाद हमारे देश से चुराई गई थी
1947 में आजादी के समय जब ब्रिटिशर्स से कोहिनूर को वापस करने की बात कही गई, जिससे उसे महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी इच्छा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को सौंप दिया जाए, तो ब्रिटिशर्स ने उसे यह कहकर खारिज कर दिया कि कोहिनूर को उन्हें एक संधि के तहत दिया गया है और अब उसे वापस नहीं किया जा सकता है। अभी पिछले साल फ्रांस ने नाइजीरिया से 19th सेंचुरी में लूटी गई करीब 26 बेनिनीज ट्रेजर उसे वापस दे दिया और ये स्वीकार किया कि लूटी गई संपत्ति चाहे वो किसी भी पीरियड की क्यों ना हो, उसे उसके असली हकदार को मिलना ही चाहिए। ऐसा ही कुछ निर्णय जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी लिया है। दुनिया की कई देशों की सरकारें, चाहे वो ग्रीस हो, टर्की हो, नाइजीरिया, कंबोडिया या फिर चाइना, अपनी धरोहर को वापस लाने के लिए मुखर हो रही हैं और उसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में हमें भी चाहिए कि हम एक संयुक्त प्रयास के तहत कोहिनूर को वापस लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर लगातार दबाव बनाकर रखें। मुझे मालूम है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा और एक बार तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरून ने यह तक कह दिया था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यूं ही चीजों को देती रहेगी तो उसके पास बच ही क्या जाएगा। फ्रेंड्स, 1970 यूनेस्को कन्वेंशन भी इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एप्लीकेबल ही 1970 से है और कोहिनूर 1850 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता बच जाता है जिससे हम अपना बहुमूल्य रत्न वापस पा सकते हैं। अगर सरकार कोहिनूर वापस लाने में कामयाब हो जाती है तो ये हमारे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। ये हमें हमारे उस गौरवपूर्ण इतिहास की याद दिलाएगा जिसके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा था या अपने बड़ों से सुना था। फ्रेंड्स, वैसे तो हीरे की परख सिर्फ जौहरी ही कर सकता है, मगर एक रफ एस्टिमेट के अनुसार कोहिनूर की वैल्यू आज के दिन लगभग $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारी लाइक दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, बेल आइकन दबाइए और इसमें ऑल का नोटिफिकेशन सब ऑन कर दीजिए जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।